हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद संजय चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर संविधान के सभी अनुच्छेद जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों को लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद का मतलब है यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो पूछे गए हैं अभी तक, उन्हीं को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर ऐसी ही व्यूज का या पीडीएफ की वीडियो चाहिए तो हमारे स्टडी विद संजय चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी कि स्टडी विद संजय चैनल पर जाएंगे तो आपको इसी प्रकार की वीडियो सभी मिल जाएंगी, जो कि आपकी जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो लास्ट तक देखें। और दोस्तों, ये जो हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर, इस पर जा करके आप कमेंट करके भेजें। आप इस पर मैसेज करें, मैं आपको ये पीडीएफ पूरी दे दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों का मिला हुआ एक संघ, संगठन जिसे बोलते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या होगा कि भारत जो है एक राज्यों का संगठन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 2 में बात करें तो अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना मतलब कि जो भारत के अंदर कोई भी नया राज्य बनेगा या किसी भी राज्य की स्थापना होगी तो वो दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत की जाएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं के नामों में परिवर्तन। जो नए राज्य के निर्माण होते हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है। ठीक है, तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी नाम पड़े हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत पड़े थे, अनुच्छेद 3 के तहत डाले गए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन या 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। इसका मतलब ये होगा कि पहली अनुसूची जो है और जो चौथी अनुसूची है उनमें दोनों में जो भी जो संशोधन होगा उस संशोधन के मामले में यहाँ पर बनाई गई जो विधियां होंगी वो यहाँ पर अपनाई जाएंगी। तो आप सभी को पता अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची दोस्तों 12 है और 12 की 12 अनुसूची आपको वीडियो मिल जाएंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको अनुसूचियों के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो उन पर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जो भी संविधान प्रारंभ करेगा उसको नागरिकता जरूर लेनी पड़ेगी। यानी कि अनुच्छेद 5 के तहत संविधान की नागरिकता उसको चाहिए ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि जो विदेश में व्यक्ति रह रहे हैं और जो भारत में आना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं उनको यहाँ पर भारत की नागरिकता लेनी जरूर होगी। और भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिलेगी? अनुच्छेद 6 के तहत मिलेगी। किसके तहत मिलेगी? अनुच्छेद 6 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको भारत से नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तो उनको पाकिस्तान की नागरिकता लेने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा और जाएंगे तो भारत की नागरिकता छोड़कर जाएंगे। वो यहाँ की नागरिकता ले जा नहीं सकते। क्यों वे वापस आएंगे तो उनको दोबारा से नागरिकता लेनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि भारत के व्यक्ति तो हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं। भारत के व्यक्ति भारत से जो बाहर रह रहे हैं उनको यहाँ पर नागरिकता ये दे दी जाएगी कि वो यहाँ के निवासी हैं और वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो बाहर के नागरिक हैं वो भारत में आएंगे तो उनको यहाँ पर नियम लागू कर दिया गया है कि उनको कम से कम 5 साल यहाँ पर रहना पड़ेगा, तब जाकर के उनको नागरिकता मिलेगी। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 9, विदेश राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। इससे आप समझ गए होंगे, जो कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेना चाहेगा तो उसको भारत से नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी विदेश राज्य की नागरिकता लेने पर उसको नागरिकता ना होना, यानी कि भारत का वह निवासी नहीं हो सकता जब वह विदेश का नागरिक हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 10।
अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो भी अनुच्छेद 10 के तहत जिस पर भी नागरिकता लगेगी वो सदा सदा के लिए नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत रहेगी, उसको अधिकार है कि नागरिकता के अधिकार बना रहेगा उस पर अनुच्छेद 10 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पर 11 की बात करें तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम, क्या है, विनियम। तो यहाँ पर जो है संसद द्वारा जो नागरिकता मिलेगी, कानून का विनिमय होगा, तो वो अनुच्छेद 11 के तहत किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको इसके बारे में जो भी अपडेट आती है और जो भी न्यूज़ मिलती है उसके बारे में हम बना कर डालते रहते हैं, और स्टडी के मामले में यहाँ से हम अच्छे मटेरियल देते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा। जो राज्य की परिभाषा है, जो राज्य भाषा है वो क्या है, तो दोस्तों यूपी यानी कि भारत की जो है वो हिंदी है। राज्य भाषा जो है वो हिंदी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अनुच्छेद 12 के तहत आपको राज्य की परिभाषा जो है वो याद रखनी होगी। अनुच्छेद 12 याद रखना होगा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत मिलती है। और यहाँ पर अनुच्छेद 13 की बात करें तो मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि जो भी नागरिक यहाँ का है और उसको जो मूल अधिकार हैं, क्या है, मूल अधिकार, उनको असंगत रूप से या अल्पीकरण करने से विधियां बनाई जाती हैं। तो उनको मूल अधिकार रखने का कोई ना कोई एक अधिकार होगा, और अधिकार होगा तो उसको विधि के रूप में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो विधि है उसी के समक्ष यहाँ पर समानता मिलेगी। जो भी नागरिक होंगे भारत के अंदर सभी को समान नागरिकता मिलेगी। जैसे कि स्टूडेंटों के अंदर सभी को नौकरी मिलना, ये विधि के समक्ष समानता होगी। तो यानी कि किसी भी मामले में अगर भारत के अंदर कोई नागरिक रह रहा है तो उसको समानता मिलेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि भेदभाव रोकना है। यहाँ पर धर्म, मूल, वंश, जाति, जो कोई धर्म के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाता है या वंश के खिलाफ, जाति के खिलाफ, जन्म स्थान के खिलाफ जो भी भेदभाव उठाता है उसको रोका जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत। यहाँ पर अगर ऐसा कभी भी मिलता है, अगर कोई धर्म में यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराना चाहता है या मूल वंश नहीं मानना चाहता है, जाति को बदलवाना जाए या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव होता है तो उसको अनुच्छेद 15 के तहत रोका जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जो भी समानता होगी वो लोक नियोजन में सबको समानता मिलेगी, सबको अवसर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए पुलिस के अंदर कोई वैकेंसी निकली है किसी भी राज्य में, तो पुलिस की वैकेंसी निकली तो उसमें क्या होगा, सभी को समान यहाँ पर समानता मिलेगी, अवसर मिलेगा सभी को। यानी कि जो भी पुलिस में जाना चाहे तो उसको एक बार तो अवसर जरूर ही मिलेगा, ये नहीं है कि उसको अवसर नहीं दिया जाए, तो उसको अवसर तो जरूर मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है तो दोस्तों जो भी यहाँ पर भेदभाव करेगा उसको अंत करा जाएगा। वो 17 के तहत, और कोई भी नौकरी से या वैसे नहीं मतलब विरोध करता है उसको अंत कर दिया जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। तो इसी को अस्पृश्यता का अंत बोला गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। यहाँ पर दोस्तों 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधि जो भी मिलेगी वो सबको उसके शिक्षा के अनुसार दी जाएगी। जो भी उपाधि मिल पाएगी वो शिक्षा के तहत जिस पद पर वो भर्ती होगा उसी पद पर उसको रहना होगा, या फिर वो दूसरा भी ले सकता है, वो उसका ही मतलब है, यानी कि वो खुद चाहे या ना चाहे। तो आपको यहाँ पर क्या करना, उपाधियों का अंत उस सीट के लिए जो अवेलेबल रहेगा वही वहाँ पर रह पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 के अंदर क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने आप खड़ा हो सकता है। अनुच्छेद 19A,
यानी कि 19A के अंदर सूचना का अधिकार। अगर कहीं पर भी विरोध होता है या लड़ाई झगड़े होते हैं तो कोई भी दूसरा सूचना दे सकता है, उसे सूचना देने का अधिकार है। जैसे पुलिस में खबर करना, किसी दो पक्ष में लड़ाई होगी तो तीसरा यहाँ पर सूचना दे सकता है, तो उसको सूचना देने का पूरा अधिकार है, वो अनुच्छेद 19A के तहत दे सकता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में क्या लिखा? अपराधों के दोष सिद्धि के समक्ष संरक्षण, यानी कि अपराधों के दोष के सिद्ध के लिए, यानी अपराधों के लिए यहाँ पर दोष सिद्ध करना ये सभी के लिए समान होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जैसे कि कोई भी गरीब लड़कियों को जो मारते पीटते हैं उनको दैहिक स्वतंत्रता या प्राण से संबंधित स्वतंत्रता का संरक्षण दिया जाता है। आजकल शादियों में दहेज ना मिलने के कारण लड़कियों को जलाते हैं, मारते हैं, तो जो भी वहाँ पर उसको उसके प्राण के साथ जो भी वहाँ पर दुष्कर्म या जो भी ऐसा काम होता है उसको स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता मिलेगी पूरी, जहाँ पर प्राण दैहिक और स्वतंत्रता का अधिकार होता है अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A का क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार पूर्ण अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 21A के तहत होगा। 21A, अनुच्छेद 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। यहीं पर इसका मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। नोट्स में यहाँ पर लिखा है निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। निजता अधिकार जो है वो किसके अंतर्गत आता है? 21 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। जो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी होती है, जैसे कोई गलत काम करता है वहाँ पे गिरफ्तारी हो जाए, या फिर कोई भी किसी भी मामले में गिरफ्तारी होगी, तो वहाँ पर लिखा है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण, यानी कि वो किसी भी गिरफ्तारी को अनुच्छेद 22 के तहत ही कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार वेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि मानव के दुर्व्यापार में, यानी कि कोई मानव अपना व्यापार चलाना चाहे और या फिर बेजारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है तो उसको पूर्ण अधिकार है कि अनुच्छेद 23 के तहत वो अपना व्यापार चला सकता है, कहीं पर भी दुकान खोलकर बैठ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या है? तो दोस्तों 24 के अंतर्गत है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान एवं किसी भी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनको किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। अगर कहीं पर भी ऐसा मिलता है आपको तो दोस्तों खबर करें पुलिस को और वहाँ पर उसको रुकाएं। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने और खान में किसी में भी खतरनाक उद्योग में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी जिस धर्म में है वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और उसकी स्वतंत्रता उसको है। यानी अनुच्छेद 25 के तहत जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म का प्रचार कर सकता है। तो यही यहाँ पर अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य जो भी जिस धर्म में है अगर वो अपना धार्मिक कार्य करता है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उसको पूर्ण अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है कि जिस धर्म में भी है वो उस धर्म में रह करके उस धर्म के जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनको रख सकता है। जैसे कि हिंदू धर्म में मंदिर है तो मंदिर को हिंदू धर्म रख सकता है, उस पर कोई भी दूसरा धर्म प्रतिबंध नहीं लगा सकता, यानी कि स्वतंत्रता पूरी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो भी छोटी बिरादरी होती है जिसे अल्पसंख्यक बोलते हैं, इसका मतलब है छोटे, यानी कि गरीब, जितने भी गरीब घरों होते हैं उनको
अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है, उनको पूरा हित है कि वो कहीं पर भी कैसे भी मजदूरी कर सकता है, अपना पालन पोषण कर सकता है। तो यहीं पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी कि जितने भी अनुसूचित जनजाति या जो भी कास्ट होती है वो अपनी शिक्षा के संस्थाओं को स्थापना कर सकती है या फिर प्रशासन करने का उनको अधिकार है। ये कहीं पर भी शिक्षा संस्था चला सकती है, स्कूल कॉलेज जो भी चलाना चाहे, और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए वो अधिकार है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 32 में चलते हैं। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा यहाँ पर बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा माना है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी कि जो भी गिरफ्तारी होती है तो मनुष्य को कौन कौन से अधिकार मालूम है, उसके पास अधिकार हैं, उसके तहत वो जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यानी कि राज्य सरकार को यहाँ पर क्या करना है? सभी के समान न्याय, यानी कि सब व्यक्तियों के लिए समान न्याय होगा और निःशुल्क कानूनी सहायता होगी, यानी कि बिना किसी पैसे लिए दिए ही यहाँ पर सहायता करेगी। तो यही किसका काम है? राज्य सरकार का काम है। तो यहाँ पर राज्य सरकार का जो अनुच्छेद 29A है उसके तहत ये रखा गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। यानी कि ग्रामों में जो भी मामले होते हैं, लड़ाई दंगे, उनमें वो अपने आप पंचायत कर सकते हैं और पंचायत करके अपना मामला निपटा सकते हैं। जब पंचायतों के हित में नहीं रह सकता, यानी पंचायत के नहीं हो पाए, तो वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो उससे पहले जो पंचायत होते हैं वो अनुच्छेद 40 के तहत रखा गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी कि समान नागरिक रह सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी पंचायत होती है, बैठक होती है, वहाँ पर सभी को, जितनी भी मतलब जो अलग अलग बिरादरी होती है, सभी को समान नागरिकता संहिता दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। जो भी व्यक्ति अपना कृषि या पशुपालन करना चाहे तो वो अनुच्छेद 48 के तहत कर सकता है, यानी कि अपना डेयरी वगैरह चला सकता है, खेती भी कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 48 के तहत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में क्या आता है? पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। यानी पर्यावरण की रक्षा कर सकता है, वन्य जीव की रक्षा कर सकता है। मनुष्य को ये पूरा स्वतंत्रता है कि वो अपने पर्यावरण और जीवों की रक्षा और 48 के तहत कर सकता है, अनुच्छेद 48 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या रखा गया? राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यानी कि कहीं भी जो धार्मिक स्थल है या फिर राष्ट्रीय स्मारक है, उनके स्थानों पर वस्तुओं का संरक्षण कर सकता है। वहाँ पर कोई भी दुकान वगैरह उसके सामने रह करके खोल सकता है। तो यहाँ पर रखा गया राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जो अनुच्छेद 49 के तहत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या रखा गया? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण है, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका में कोई भी नागरिक जा सकता है और उसमें अपना कर्तव्य निभा सकता है। चलिए अनुच्छेद 51 में देखें। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा रख सकता है कोई भी मनुष्य, यहाँ पर कोई भी नागरिक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग नहीं कर सकता है। कहीं पर भी लड़ाई दंगे कोई भी अपनी तरफ से नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा कर सकता है, दूसरे की सुरक्षा कर सकता है। वो अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 51A। 51A में क्या है, मूल कर्तव्य। जो भी इंसान के लिए, ये जो भी नागरिक के लिए जो मूल कर्तव्य है वो मूल कर्तव्य उसको लागू रहेंगे। तो मूल कर्तव्य यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य के बारे में जितना भी आप जाने डिटेल में लिखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को रखा गया है। राष्ट्रपति कितनी उम्र में और कहां से कैसे आ सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पर राष्ट्रपति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए या कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, सब कुछ अनुच्छेद 52 के तहत रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी जो कि संघ शासित प्रदेश हैं उनको कार्यपालिका की शक्ति नीति जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के पास होती है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में आता है कि राष्ट्रपति को कैसे कहां से चुना जाएगा, वो सब अनुच्छेद 54 के तहत चुना जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रणाली जो भी रखी जाएंगी, जो भी शर्त रखी जाती है या पहले राष्ट्रपति छोड़ के जाते हैं कोई अधूरा काम उसको पूरा करना होता है तो वो अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति की कितने साल के लिए रखा जा सकता है राष्ट्रपति, उसके बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पर जानकारी जो है वो मिलेगी अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 56 के तहत जो है राष्ट्रपति की पदावधि होती है, कितने वर्ष के लिए रहेगा। नेक्स्ट देखें अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि अनुच्छेद 57 में जो क्या रखा गया है कि राष्ट्रपति जब एक बार उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो वो दोबारा से पुनर्निर्वाचन करा जा सकता है। अनुच्छेद 57 के तहत उसको दोबारा से चुना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, यानी कि राष्ट्रपति को क्या क्या एजुकेशन देनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए होनी जरूरी है, उसके बारे में पूरी जानकारी राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो चाहिए वो अनुच्छेद 58 के तहत चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति कितने वर्ष का होना चाहिए, राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा से होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आपको अनुच्छेद 58 के तहत मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाई जाती है वो अनुच्छेद 60 के तहत दिलाई जाती है। तो कैसे क्या शपथ होती है वो सभी आप डिटेल में लिख दें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट देखें अब अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति कोई भी गलत काम करता है तो उस पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है और इस पर यानी कि राष्ट्रपति पर कोई भी महाभियोग लगा सकता है, किसी भी रिट के तहत कोई भी एप्लीकेशन या रिट दे सकता है और उसमें उसको पूरी डिटेल में लिखना होगा कि उसको क्या परेशानी है, वो क्या काम नहीं कर पा रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है अनुच्छेद 61 के तहत वहाँ पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखें अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसको दो पद दिए जाते हैं, उपराष्ट्रपति भी और राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो ये जो दो पद होते हैं इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की जो होती है, मतलब जो उसको अर्हता होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, वो अनुच्छेद 64 के तहत रखा जाता है। जो इसकी सैलरी होती है, सैलरी वो राज्यसभापति की होने के तहत रखी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति पद पर रहने के तहत। जो भी यहाँ पर इसको सैलरी दी जाती है वो सभापति होता है, उसी पद की यहाँ पर सैलरी दी जाती है। नहीं देखा अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, यानी कि राष्ट्रपति ना रहे भारत के अंदर तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति काम कर सकता है, यानी कि उसके खाली स्थान पर रह करके उपराष्ट्रपति पूरा काम संभाल सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 65 के तहत रखा गया है कि उपराष्ट्रपति किस
तहत राष्ट्रपति के काम को संभाल पाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा यहाँ पर अनुच्छेद 66 के तहत रखा गया है। और अनुच्छेद 67 में क्या रखा गया, उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कि कितने दिन के लिए, यानी कि कै साल के लिए उपराष्ट्रपति यहाँ पर चुने जा सकते हैं, कितने साल के रहते हैं, तो वो अनुच्छेद 67 के तहत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखा अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसको जल्द से जल्द भरने के लिए निर्वाचन कराना होगा और निर्वाचन करके उपराष्ट्रपति पद को भरना होगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 68 के तहत भरा जाता है। अनुच्छेद 69 की बात करें तो अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 69 के तहत लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि कोई भी यहाँ पर गलत काम करता है और राष्ट्रपति यहाँ पर आदेश करे तो और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे, कोई भी पुलिस या कर्मचारी जो भी सेना भर्ती या भी जो भी सरकारी जॉब मतलब करते हैं वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाचन ना करे तो यहाँ पर उसको निर्वहन किया जा सकता है अनुच्छेद 70 के तहत। तो यहीं पर है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 71 को देखते हैं। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसके संबंधित विषय के बारे में अनुच्छेद 71 में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, यानी कि कोई भी यहाँ पर अपराध होता है तो उसको जो जेल हो जाएगी तो उसको जो भी यहाँ पर उसको मतलब छूट दी जाएगी वो अनुच्छेद 72 के तहत दी जाएगी। अनुच्छेद 72 के तहत यहाँ पे मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है तो फांसी की सज़ा को केवल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी माफ़ नहीं कर सकता। अगर उसको मतलब 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, 5 साल बाद उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी तो राष्ट्रपति यहाँ पर बस इतना कर सकता है, उसका साल 2 साल बढ़ा सकता है लेकिन उसको क्षमा कभी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को यह क्षमा शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 73 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि संघ की कार्यपालिका जो है केंद्र शासित प्रदेश की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का विस्तार पूरा अनुच्छेद 73 के तहत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति अगर कोई भी गलत काम करता है या काम नहीं करता है तो उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद रखी जाएगी। मंत्रिपरिषद में उसको सलाह दी जाएगी कि ये काम करना होगा तो वो किस अनुच्छेद के तहत करना होगा, अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों को किस पद पर कहाँ रखना होगा, कैसे रखना होगा, कितने दिन के लिए रखना होगा, वो सब कुछ अनुच्छेद 75 के तहत रखा गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी अटर्नी जनरल, जिसे बोलते हैं अटर्नी जनरल, भारत का अटर्नी जनरल। तो यहाँ पर भारत का अटर्नी जनरल को रखा गया है। अनुच्छेद 77 की बात करें तो अनुच्छेद 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार कार्य का संचालन कर सकती है अनुच्छेद 77 के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जो भी जानकारी देनी है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। प्रधानमंत्री को कर्तव्य मानना होगा, जो राष्ट्रपति जानकारी देगा वो उसको मानना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर रखा गया अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 79 की बात करें 79 संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद में कोई भी काम होता है उसका गठन किया जाता है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, जो राज्यसभा की संरचना होती है उसका विस्तार अनुच्छेद 80 में रखा गया है।
अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना रखी गई है। लोकसभा जो होगी वो अनुच्छेद 81 के तहत रखी जाएगी। और यहाँ पर अनुच्छेद 83 की बात करें तो अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि होगी। संसद में जो भी दोनों सदन होते हैं उनकी अवधि कितनी रखी जाएगी, कितना मतलब कितने टाइम के लिए वो उनकी बैठक की जाएगी, उसके बारे में अनुच्छेद 83 में रखा गया है। अनुच्छेद 84 यानी 84 की बात करें तो संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, यानी संसद के जितने भी सदस्य होंगे उनको क्या क्वालिफिकेशन वगैरह, यानी कि कितनी उम्र, कितना टाइम, क्या क्या उनको शर्त होती हैं वो रखनी होती हैं संसद के सदस्यों के लिए। और यहाँ पर अनुच्छेद 85 की बात करें तो संसद का सत्र, छात्रावास और विखंडन जो छात्रावास चलता है संसद का, और उनको विखंडन करने का अनुच्छेद 85 के तहत रखा गया है। अब दोस्तों लास्ट बात करें अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष सभी भाषण, यानी कि राष्ट्रपति कहीं पर भी जाकर के अपना भाषण दे सकता है, जैसे लाल किला, ताजमहल वगैरह, जहाँ पर भी जाना चाहे वहाँ पर अपना भाषण दे सकता है। तो दोस्तों ये था 87 अनुच्छेद जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो भी एग्जाम में आए हुए वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे व्हाट्सअप ग्रुप है, जो कि आपको इस नंबर पर मैसेज लिखकर इस ग्रुप में ज्वाइन होना है। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो दोस्तों स्टडी विद संजय के नाम से वहाँ पर चैनल है, स्टडी विद संजय चैनल सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टडी विद संजय के नाम का ही मिलेगा और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और ये मैसेज भेजें। दोस्तों मैसेज करें तो हम आपको ये PDF दे देंगे। तो मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए वीडियो दोस्तों शेयर ज़रूर करना है। जय हिंद, जय भारत।